हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीएस 003 का क्वेश्चन 12। हमें बात करनी है चैलेंजेस पोस्ड बाय एथनिक डाइवर्सिटी टू इंडियाज नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन 12 है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो एट वन प्लेस। ऊपर आई बटन में एक इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का भी लिंक आ रहा होगा, अगर आपने वो वाली वीडियो भी चेकआउट करनी है ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है इन एग्जाम, ताकि यू कैन स्कोर बेटर इन योर एग्जाम। तो आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना। तो बात करते हैं आंसर की। इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एथनिकली डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे ये चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि ऐसी कंट्री जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजन्स है, तो वो रिच कल्चर फैब्रिक तो है ही है उसका, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं नेशनली कंट्री को एकजुट करने के लिए, राइट, यूनाइट करने के लिए। अब ये जितने भी चैलेंजेस है ये मल्टी डायमेंशनल है, जो कि लिंग्विस्टिक इश्यूज के ऊपर है, रिलीजियस डिफरेंसेस के ऊपर है, रीजनलिज्म के ऊपर है, और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड रीजनलिज्म। जो एक बहुत प्रोमिनेंट चैलेंज है नेशनल इंटीग्रेशन का इंडिया का, वो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस है और 100 ऑफ अदर स्पोकन लैंग्वेजेस है अक्रॉस इट्स रीजन। अब ये जितनी भी लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी है ये कहीं ना कहीं टेंशन का इशू बन जाती है, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस के फॉर्म में, जो कि हिंदी का एक इम्पोजिशन नेशनल लैंग्वेज जब बनी थी तो उस तौर पे हमें देखने को मिला था। फॉर एग्जाम्पल जब हम तमिलनाडु स्टेट की बात करते हैं तो उसने हिस्टोरिकली हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनने दिया है, राइट। तो जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसने एक असेंशियल पार्ट देखा गया था पॉलिटिकल कल्चर का, जो कि लैंग्वेज इशू अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जो रीजनल मूवमेंट देखी गई थी उसकी वजह से, जहाँ पे जो स्टेट थी वो अपनी अलग ऑटोनमी चाह रहे थे, जहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो देख रहे थे कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं थ्रेट बन रही थी उन लोगों के लिए। वो चाह रहे थे कि जो उनकी लैंग्वेज है वो भी रिकॉग्नाइज हो। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन है स्टेट की लिंग्विस्टिक लाइन के तौर पे, वो उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था कि वो इन कंसर्न्स को भी एड्रेस करे और रीइंफोर्स करे रीजनल आइडेंटिटीज को, जो कि डिटरमेंट हो नेशनल आइडेंटिटी की। वहीं पे सेकंड हमारी आ जाती है रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड सेकुलरिज्म। इंडिया की जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं एक सोर्स है कल्चरल रिचनेस का, लेकिन वो चैलेंजेस भी रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के तौर पे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट सेकुलरिज्म के तौर पे, रिलीजियस डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी सारे टाइम्स के ऊपर, कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि 2002 पे गुजरात राइट्स आए थे और 1984 में एंटी सिख राइट्स भी देखने को मिले थे। अभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे राइज हुई थी उन्होंने स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटीज़ की जो इश्यूज थे वो दिखाए थे। पर्टिकुलरली बीजेपी ने एम्फसाइज किया था हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर, जो कि फर्दर पोलराइज हो गया था नेशनल डिस्कोर्स के तौर पे। कॉन्ट्रास्ट में जब हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज फील करते हैं ड्यू टू सिंगल रिलीजियस आइडियोलॉजी इन पॉलिटिक्स। अभी जो टेंशन है रिलीजियस आइडेंटिटी के बीच में सेकुलरिज्म के तौर पे, ये आज भी कंटिन्यू होती है और चैलेंज करती है डाइवर्स कम्युनिटी को इंटीग्रेट होने में, और एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी लोगों के अंदर जो भावना है एकजुट होने की या वननेस वाली जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं इन सब टेंशन्स, कम्युनल टेंशन्स की वजह से लोगों के अंदर वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती है। थर्ड हमारा एथनिक मूवमेंट्स एंड डिमांड फॉर ऑटोनमी। अब जितनी भी एथनिक मूवमेंट्स आई हैं उन्होंने ऑटोनमी के लिए सीख किया है, जहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट चैलेंजेस वो लेके आए नेशनल यूनिटी के लिए। फॉर एग्जांपल जब हम असम, नागालैंड, कश्मीर जैसे स्टेट की बात करते हैं, रीजनल आइडेंटिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को मिली है ग्रेटर सेल्फ गवर्नेंस के लिए, इवन सक्सेशन के लिए भी। ये जो नागा ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली है फॉर एग्जाम्पल, जो ऑनगोइंग है 4 डिकेड्स के लिए,
तो नागा पीपल सीख कर रहे हैं अपनी ऑटोनॉमी के लिए अपनी एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर। सिमिलरली काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हमें गोरखलैंड के बेसिस के ऊपर भी दिखती है वेस्ट बंगाल में और बॉर्डरलैंड में इन असम, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जो सेल्फ रूल है एथनिक ग्रुप का, वो डिज़ायर और जो फील है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली साइडलाइन होने की। कश्मीर के अंदर भी आप देखोगे तो एथनिक डिवीजन हमें देखने को मिलती है कश्मीरी मुस्लिम्स और हिंदू पंडित्स के अंदर, जिसने कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंसर्जेंसी को भी फ्यूल किया। ये जो मूवमेंट है रिफ्लेक्ट करे एक सेंस ऑफ एलियनेशन को और एक्सक्लूजन को, जो कि नेशनल मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया है और इंटीग्रेशन को और भी ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया है। अब इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और सोशल एक्सक्लूजन भी देखी गई है, जहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ रीजन्स और कम्युनिटीज़ के बीच में फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है नेशनल इंटीग्रेशन को। जब हम अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, उन्होंने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के अंदर, पर्टिकुलरली दलित, आदिवासी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। वो आज भी सिग्निफिकेंट पॉवर्टी और सोशल एक्सक्लूजन फेस करते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर, जो कि फीलिंग ऑफ एलियनेशन लोगों के अंदर लेके आती है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से एक इंक्रीज रिसेंटमेंट है लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड, जो कि डिमांड करते कि हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और जो पार्शली ड्रिवन है इकोनॉमिक निगलेक्ट है, मोर ओवर पर्सिस्टेंट हो जाते हैं कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी के साथ, जो कि डिस्पाइट लीगल रिफॉर्म कंटिन्यू कर रही है आज भी डिस्क्रिमिनेशन करना और एक्सक्लूजन करना ऑन द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, जो कि सोशल कोहेजन अगेन सोसाइटी के अंदर नहीं आ पाती है। ना लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखना है। जब हम एथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात करते हैं तो मतलब कि अनडाउटली वो बहुत ज़्यादा हमारी कल्चर और सोशल लाइफ को एनरिच तो करता है, लेकिन सीरियस चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, जहाँ पे लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और एथनिक डिविजन्स आ जाती हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हमें देखने को मिल रही है, रीजनल मूवमेंट्स आ रही हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, और यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी एक नहीं निकल के आ रही है। इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया को एक ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी लानी चाहिए जो कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे हर कम्युनिटी के लिए, पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड और एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए। और नेशनल इंटीग्रेशन ना कि सिर्फ हर सिटीजन के लिए अचीवेबल हो, रिगार्डलेस क्या उनकी एथनिसिटी है, रिलीजन है, रीजन है, इन सब से परे हटके सिर्फ नेशन के फ्यूचर को ध्यान रखते हुए नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी के द्वारा एक जो कंसर्टेड जो एफर्ट है वो हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को हटा के इंश्योर कर सकता है इक्वल अपॉर्चुनिटी आए हर किसी के लिए, और जो हमारा नेशन है वो आगे बढ़े और हर किसी के लिए बेनिफिट लेके आए। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन 12 का, जहाँ पे हमने देखा कि कैसी जो एथनिक डाइवर्सिटी है वो चैलेंजेस लेके आ रहा है इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, और अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई व्यू पॉइंट है, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 13। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।